मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाई कर रहे थे, पर हमने इलेक्ट्रिसिटी में से फ्लो वर्ड रोक लिया था और हम चार्ज की पढ़ाई करने लग गए थे। फिर हमने चार्जेस के बारे में जाना, उनकी प्रॉपर्टीज़ जानी, वो कैसे चार्ज होते हैं, कोई भी बॉडी कैसे चार्ज होता है, वो चार्ज होते कैसे हैं। तो हमने कंडक्शन और इंडक्शन के बारे में जाना। फिर हमने देखा कि वो फोर्स कैसे लगाते हैं, तो हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में जाना। और कूलम्ब्स लॉ में हमने ये देखा कि जब हम अपना जर्नी चला रहे थे इलेक्ट्रिसिटी का, तो हमने कूलम्ब्स लॉ में ये देखा कि F = K/Q1/Q2/R²। जो दो चार्जेस के बीच फोर्स लगता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, और इन्वर्सली डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो इससे एक लॉ था कूलम्ब्स लॉ, है ना, और उससे एक फोर्स आया था कूलम्बिक फोर्स, या उसे इंग्लिश में कहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये फोर्स का वैल्यू था F = K/Q1/Q2/R²। इस फोर्स के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था, इस फोर्स के बारे में हमने जानना शुरू किया था, और इस पे कुछ सवाल बनाए थे। हमने चीज़ों को इक्विलिब्रियम पे रखा था। हमने देखा था कि अगर हम एक चार्ज ले लें 100 कूलम्ब का और एक चार्ज ले लें 400 कूलम्ब का और इन्हें 3 मीटर की दूरी पे रख दें, तो कैसे ये बैलेंस होगा। हम कहीं पे कोई चार्ज रख के अगर इसे बैलेंस करना चाहें, उस चार्ज को जिसे हमने रखा है उसे अगर हम बैलेंस करना चाहें तो ये कैसे होगा। तो इसके लिए हम ये करते थे कि हम इसे 3 रीजन्स में बांट देते थे, A, B और C, और फिर हम बारी बारी से कूलम्ब्स लॉ को समझते थे। बारी बारी से कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल करके हम ये समझने की कोशिश करते थे कि कहाँ बैलेंस बन सकता है। जिस रीजन में बैलेंस बन सकता है उसमें X और Y मान के हम फिर बैलेंस बना लेते थे। तो ठीक है, ये बातें तो बिल्कुल सही हैं। तो हमने अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस रीजन में अगर हम बैलेंस बनाना चाहते हैं, बीच के रीजन में, तो होगा क्या कि जैसे ही किसी चार्ज को हम रखेंगे, चाहे हम पॉजिटिव रखें चाहे हम नेगेटिव रखें, हम कोई भी चार्ज रखें, हमने देखा था कि वो चार्ज कट जाता था। तो वो चार्ज से इंडिपेंडेंट है, चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी सुविधा के लिए चलिए यहाँ पे 10 कूलम्ब रख लेते हैं। तो 10 कूलम्ब जैसे हम रखेंगे ये भी रिपेल करेगा और ये उधर रिपेल करेगा, तो बैलेंस बीच में हो सकता है। पर इधर अगर बैलेंस करने की बात करें तो ये उधर रिपेल करेगा और ये उधर रिपेल करेगा, तो बैलेंस नहीं बन सकता। सी रीजन में भी अगर हम बैलेंस बनाने की कोशिश करें तो बैलेंस नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो हमने की थी, और इसका कैलकुलेशन बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ी आराम से हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं और ये सारी बातें हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आज कूलम्ब्स लॉ F = K/Q1/Q2/R² को सॉल्व करके कुछ और क्वेश्चंस इससे बनाते हैं और इसके कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल और आज का एकमात्र सवाल, हालांकि सवाल अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, धीरे धीरे हम लोग और भी क्वेश्चंस करते रहेंगे। अभी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर हम लोग इमेजिनेशन करेंगे इसमें तो कुछ दिनों के लिए। तो पहला सवाल जो हम लोग आज करने जा रहे हैं वो ये है कि मान लीजिए ये एक ऑरिजिन है, ये हमने ऐसे ऑरिजिन बनाया और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये ऑरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है। इस ऑरिजिन पे हमने एक चार्ज रखा 1 कूलम्ब, इस ऑरिजिन पे हमने एक चार्ज रखा 1 कूलम्ब। ठीक है, रख दिया हमने। इस ऑरिजिन से 1 मीटर की दूरी पे, ये जहाँ पे हमने 1 कूलम्ब का चार्ज रखा है उससे 1 मीटर की दूरी पे हमने एक और चार्ज रखा 1 कूलम्ब, उससे 1 मीटर की दूरी पे हमने एक और चार्ज रखा 1 कूलम्ब, इससे 2 मीटर की दूरी पे हमने एक और चार्ज रखा। आप गेस भी कर सकते हैं हमने कितना रखा होगा, हाँ 8 कूलम्ब। इससे 2 मीटर की दूरी पे, ये 1 मीटर की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 मीटर की दूरी है। उसी तरह हमने यहाँ से 3 मीटर की दूरी पे हमने एक चार्ज रखा 27 कूलम्ब। 1 मीटर की दूरी पे हमने रखा 1 कूलम्ब, 2 मीटर की दूरी पे हमने रखा 8 कूलम्ब,
3 मीटर की दूरी पे हमने रखा 27 कूलम, 4 मीटर की दूरी पे हमने रखा 64 कूलम, 64 कूलम्स। तो आप गेस कर रहे होंगे कि मैं क्यूब रखते जा रहा हूँ, मैं क्यूब करते जा रहा हूँ, और इसी तरह हमने अंतिम में लगभग 10 मीटर की दूरी पे हमने रखा 1000 कूलम। ऐसे हमने चार्ज का अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है, कि 1 मीटर की दूरी पे हमने 1 कूलम रखा, 2 मीटर की दूरी पे हमने 8 कूलम रखा, 3 मीटर की दूरी पे हमने 27 कूलम रखा, 4 मीटर की दूरी पे हमने 64 कूलम रखा, और 10 मीटर की दूरी पे ऐसे करके और भी चार्जेस हैं। बीच में हमने 5 मीटर की दूरी पे 125 कूलम रखा होगा, 6 मीटर की दूरी पे 216 कूलम रखा होगा, ऐसे हमने रखा है, ठीक है। तो हम पैटर्न समझ रहे हैं, और इस तरह से अंतिम जो चार्ज है वो हमारा 10 मीटर की दूरी पे है ऑरिजिन से, और वो 1000 कूलम का है। पूछा ये गया है कि इन सारे चार्जेस के चलते, ये जो 10 चार्ज रखे हैं हमने एक्स एक्सिस पे, इन सारे चार्जेस के चलते इस पे कितना फोर्स लगेगा। पूछा ये गया है कि टोटल इन सारे चार्जेस के चलते इस पे कितना फोर्स लगेगा। हमने कहा ठीक है, अच्छा सवाल है, बढ़िया है, देखते हैं बना के। तो इसको बनाने के लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करना ये होगा कि पहले निकाल के एकक के चलते निकाल के देखना होगा। और देखिए, ये 1 कूलम का ये उधर रिपेल करेगा, फिर ये भी उधर रिपेल करेगा, फिर वो भी उधर रिपेल करेगा। तो ये सारे फोर्सेस उधर की ओर लगेंगे क्योंकि रिपेल कर रहा है, और सारे रिपेल कर रहे हैं तो सारे फोर्सेस उधर की ओर जाएंगे, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब मैं बार बार कभी मैं 1 न्यूटन से किसी को मारूं, फिर 10 न्यूटन से, तो जाहिर सी बात है 11 न्यूटन से मैंने मार दिया, फिर मैंने 1000 न्यूटन लगा दिया तो 1000 11 न्यूटन हो गया, फिर मैंने 10,000 तो 10,000 11,000 11 न्यूटन हो गया। इस तरह से फोर्सेस आराम से जुड़ जाएंगे। फोर्सेस के डायरेक्शंस अगर अलग अलग होते तब नहीं जुड़ता, तब फिर कुछ अलग तरीके निकालने पड़ते हैं हमें इन्हें जोड़ने के लिए। लेकिन फोर्सेस के डायरेक्शन क्योंकि सेम है, सारे फोर्सेस इस पे उधर की ओर ही लग रहे हैं, तो सबको आराम से जोड़ा जा सकता है और हमारा काम किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, हम इसके चलते फोर्स निकालते हैं। तो हम लिखेंगे, आपको के के टर्म में निकालना है, के का वैल्यू पुट नहीं करना है, ठीक है। तो के के टर्म में चलिए हम निकालते हैं, इसके चलते फोर्स लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे के इंटू पहला वाला चार्ज 1 कूलम, दूसरा वाला चार्ज 1 कूलम। इसे आप पॉइंट ना पढ़े, मैंने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई को कभी कभी पॉइंट के फॉर्म में भी लिखते हैं, इंटू 1 का स्क्वायर, ये कितना आया के, बस के न्यूटन। के का वैल्यू आप लोग जानते ही हैं, 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन, लेकिन हम के को के कह के चल रहे हैं। तो ये पहला फोर्स आया जो पहले ऑरिजिन पे रखे हुए चार्ज पर 1 कूलम वाले के चलते जो फोर्स आया वो आया के, ठीक है। उसी तरह अगले चार्ज की ओर बढ़ते हैं, तो के इंटू 8 इंटू 1 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 वो कट जाएगा तो बचेगा 2K। कितना बचेगा? 2K। अगला आंसर आप गेस कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, फिर भी हम लोग निकाल लेते हैं अपना मन का सहूलियत के लिए, सुकून के लिए। तो K इंटू 27 इंटू 1 बाई 3 का स्क्वायर, तो 9 कट जाएगा एक बार तो बचेगा 3K। उसी तरह आप समझ रहे होंगे कि अगला आंसर 4K, 5K, 6K ऐसे कर करके 10K, ठीक है। तो ठीक है, ये तो फिर आप उंगली पे भी जोड़ ले सकते हैं कि 1K, K प्लस 2K प्लस 3K प्लस 4K ऐसे करके उंगली पे भी जोड़ ले सकते हैं और आंसर हम निकाल ले सकते हैं। लेकिन सोचिए अगर ये 1000 ना हो करके 10,000 होता तो आपको वही उंगली पे जोड़ने में बहुत समय लग जाता। फिर अगर मैं सोचिए कि और आगे का कोई बहुत बड़ा नंबर ले लेता, अचानक से कोई स्क्वायर नंबर ले लेता या कोई क्यूब नंबर ले लेता, तो जाहिर सी बात है आपको और समय लग जाता। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में पैटर्न है K, 2K, 3K, पर इसे जोड़ने में हमें समय लग सकता है। अगर क्वेश्चन का डायमेंशन हमारा बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए एक कहानी पढ़ेंगे। उस कहानी के जरिए हम ये देखेंगे कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, और ये कहानी आगे चल के आपके मैथ्स में एक चैप्टर बन जाएगा और वो चैप्टर भी हम लोग उसी कहानी के थ्रू पढ़ेंगे। तो कहानी ये है कि एक लड़का है जो 6-7 क्लास में है लगभग, और वो हद से ज़्यादा शरारती है।
ठीक है। और उसके टीचर हमेशा उससे परेशान रहते हैं क्योंकि वो क्लास में हल्ला करते रहता है, बात करते रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ नौटंकी, कुछ ना कुछ नटखट करते रहता है, ठीक है। तो अब एक दिन क्या हुआ कि एक मैथ्स के टीचर बहुत मन से, काफ़ी दिल से पढ़ा रहे थे और वो लड़का कोने में बैठ के बात करने लगा कि गप्पे मार रहा था वो कोने में बैठ के। तो टीचर को गुस्सा आ गया, बोले गॉस, उनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस, और मैथ्स का इस्तेमाल करके उन्होंने फिजिक्स के कई सारी चीज़ों को बहुत आसान किया है। तो उन्होंने बोला गॉस, तुम ये दिन भर हल्ला करते रहते हो, बात करते रहते हो, एकदम गधे हो तुम। तो ऐसा करो, तुमको सज़ा दिया जाता है, 1 से लेकर के 100 तक मुझे जोड़ के दिखाओ, 1 से लेकर के 100 तक मुझे जोड़ के दिखाओ। तो उन्होंने सोचा कि 6 क्लास का बच्चा है, छोटा बच्चा है, 1 से लेकर 100 तक जोड़ने में कम से कम आधा घंटा व्यस्त रहेगा, आधा घंटा चुपचाप रहेगा। गॉस 2 मिनट के अंदर खड़ा हो गया और बोला सर आंसर। सर अकबक आ गए, बोले अरे इतना जल्दी आंसर कैसे तुम ले आए, इतना जल्दी तो मैं भी नहीं जोड़ पाता, इतना जल्दी तुम कैसे ले आए। तो उन्होंने ये करा था, देखिए उन्होंने क्या किया था। उन्होंने ये किया कि मुझे 1 से 100 तक जोड़ना है, मैं लिख देता हूँ 1 + 2 + ... 99 + 100। ध्यान से देखिएगा, जो एक 6 क्लास के बच्चे ने कर दिया था वो कई लोगों को समझ में भी नहीं आता है। तो आप इसे ध्यान से देखें कि 1 + 2 + ... 99 + 100, ये उन्होंने ऐसे लिख दिया क्योंकि यही हमें चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया कि इसे पलट के लिख दिया। पलट के जब लिखा तो गया 100 + 99 + ... +2 + 1। ये ऐसा ना समझे कि मैं कुछ इरेलेवेंट पढ़ा रहा हूँ, आपके 10th क्लास में ये एक चैप्टर बन जाएगा आगे चल के। यही कहानी, इसी कहानी के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे और वो चैप्टर में अच्छे खासे लोगों को दिक्कत होता है, पर ये कहानी जब हम जानेंगे हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये हो गया। और देखिए अब हम इसे जोड़ते हैं, तो आप इसे जोड़िए, ये क्या मिलेगा 101, यहाँ भी जोड़िए आपको क्या मिलेगा 101। देखिए यहाँ भी जोड़िए क्या मिलेगा 101, यहाँ भी जोड़िए क्या मिलेगा 101। सोचिए यहाँ पे 3 होता और यहाँ 98 होता तो क्या मिलता जुड़ के 101। यानी कि मैं इनमें से सारे टर्म्स को जोड़ूं, पहले तो मैंने सीधा लिखा, फिर मैंने पलट के लिख दिया, उसके बाद मैं किसी भी 2 टर्म को जोड़ता हूं, किसी के भी सामने सामने जोड़ता हूं तो मुझे 101 मिलता है। तो उन्होंने क्या किया कि 101 मुझे मिलेगा, कितनी बार मिलेगा, मैं 100 बार जोड़ रहा हूं तो 100 ही बार मिलेगा ना। तो 101 × 100, क्योंकि वो 101 जो मुझे बार बार मिल रहा है वो 100 टाइम्स मिलेगा, पर मैंने तो 2 बार जोड़ दिया, मुझे तो 1 बार चाहिए था, तो बाई 2 क्यों किया, क्योंकि मैंने 2 बार जोड़ दिया। ये ऐसे जोड़ा, ये उल्टा भी किया, तो चीज़ तो यही है, मैंने 2 बार जोड़ दिया, मुझे 1 बार चाहिए था, तो 2 से डिवाइड कर दो ना, सीधी सी बात है। तो ये ऐसे जोड़ दिया और ये 50 हो गया, 101 × 50 ये हो जाएगा 5050 आंसर, 2 मिनट में आंसर। और ये उन्होंने क्लास में इंस्टेंटेनियसली किया था, क्लास के अंदर, ठीक है, जैसा कि कहानियों में मैंने पढ़ा है। बाकी तो सच्चाई हिस्ट्री की पता नहीं जानी भी जा सकती है कि नहीं, वो मुझे नहीं पता। तो 5050 ये है। तो ये जो उन्होंने सॉल्व करा, ये आगे चल के चैप्टर बन गया और आगे चल के एक पैटर्न बन गया और इसका नाम दिया जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हम लोग 10th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यही दिमाग हम लोग यहाँ लगाते हैं। तो हम लोग k को जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो लिखेंगे k 2k ... 10k। आप आराम से इसे उंगली पे भी जोड़ सकते हैं, मुझे पता है, पर आप ऐसा करें क्योंकि ये आगे के चैप्टर्स में भी हमें काम आने वाला है। k 2k ... 10k। फिर मैं इसे पलट के लिखता हूँ 10k 9k ... k। जोड़िए सबको, 11k आ रहा है, तो 11k × 10, पर हमने तो 2 बार जोड़ दिया ना, तो बाई 2, तो ये हो गया 11k × 5 55k। जिन्होंने इतनी देर में उंगली पे कैलकुलेट किया होगा, 1 से 10 तक जोड़ दिया होगा, उनका भी आंसर यही आया होगा। पर ये एक स्मार्ट मेथड है क्योंकि इसमें हमने और भी बहुत सारी बातें सीख ली। हम केवल 1 से लेकर 10 तक जोड़ना नहीं सीखे कि 1 से लेकर 10 तक के 55 होगा, हम ये भी सीख गए कि अगर कोई 1 से हमें 1 करोड़ तक भी जोड़ने बोले तो हम 2 मिनट में, वही 2 मिनट में इसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं। उंगली पे जोड़ने में 1 से 5 तक जोड़ना कम समय का बात है, 1 से 10 तक जोड़ना ज़्यादा समय लगेगा, और 1 से 1 लाख जोड़ने में शायद हमारा 1 दिन या 1 सप्ताह निकल जाए। लेकिन
इस मेथड से जितना देरी हमें 1 से 10 तक जोड़ने में लगेगा, 1 से 100 तक जोड़ने में लगेगा, उतना ही देरी हमें 1 से 1 लाख 9,000 9900 जितना भी नंबर ले लो उसको भी जोड़ने में उतना ही समय लगेगा। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं जो आप ध्यान में रखें। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 55K, या और पूरा आंसर निकालें तो 55 × 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। तो ये एक सवाल था कूलम्ब्स लॉ में जो हमें करना था, और इसके ज़रिए हम एक चीज़ भी सीख गए, हम एक चैप्टर सीख गए, हम एक कहानी सीख गए। और इस कूलम्ब्स लॉ के सवाल में हमने ये भी देखा कि फोर्सेस अगर एक डायरेक्शन में लग रहे हो तो उसको आराम से जोड़ा जा सकता है, जैसे हम लोग पहले जोड़ देते थे, जैसे हमने अभी जोड़ दिया। तो ये सारी बातें हैं। तो हमने कूलम्ब्स लॉ पे कुछ क्वेश्चन देखे, और ऐसा ना समझें कि अभी ये सब खत्म हो गया, अभी तो ये सब शुरू हुआ है, फिर हम लोग इस पे और भी बीच बीच में बातें करते रहेंगे। पर याद कीजिए जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो हमने जो मासूम सा डेफिनेशन लिखा था, फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज के बारे में तो हमने काफ़ी बातें करी। हमने देखा चार्ज क्या होता है, उनके बीच का फोर्सेस भी देखा कूलम्ब्स लॉ के दौरान, पर हमने फ्लो वर्ड को छोड़ दिया था। तो आज चलिए उस फ्लो वर्ड पे थोड़ा बात करते हैं, उस फ्लो वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कभी भी इस धरती पर फ्लो बनता कैसे है, कोई भी चीज़ आखिर फ्लो करता क्यों है। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इसके लिए एक चार्ज लेते हैं, क्यू चार्ज। ये एक बड़ा सा चार्ज है, एक बड़ा सा चार्ज है, ठीक है, और इसकी जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा है। फील्ड कहने का मतलब ये बहुत दूरी तक फोर्सेस लगा सकता है। तो मान लीजिए कि ये एक चार्ज हमने रख दिया, कहीं ना कहीं तो ऐसा होता होगा कि ये चार्ज फोर्स ना लगा सकता होगा। एक जैसे यहाँ पे मैं रखूँ तो ये चार्ज फोर्स लगाएगा, मैं यहाँ पे भी रखूँ तो भी फोर्स लगाएगा, पर यहाँ पे तो धीरे से लगाएगा ना, क्योंकि ये दूर कर दिया मैंने। तो कभी ना कभी ऐसा होता होगा जब ये चार्ज फोर्स लगाना बंद कर देता होगा, उसे हम इन्फिनिटी मानते हैं कि बड़ी दूर पे ऐसा होगा, बहुत दूर पे ऐसा होगा। सोचिए अगर मैं इतना सा चार्ज ले लूँ तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है बहुत दूर 10-20 किलोमीटर दूर जा करके ये ऐसा हो सकता है। और अगर मैं इतना बड़ा चार्ज ले लूँ तो हो सकता है 50 किलोमीटर दूर हो। तो इस चार्ज के रेस्पेक्ट में 50 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ है ना, इसीलिए उसे इन्फिनिटी कह रहे हैं हम। इन्फिनिटी एक रेस्पेक्टिव वर्ड है, मतलब कि कोई चीज़ के रेस्पेक्ट में होता है इन्फिनिटी। जैसे मेरे इस उंगली के रेस्पेक्ट में इस बिल्डिंग, अगर ये एक बिल्डिंग मान लीजिए 3 मंजिल है, ठीक है, तो ये मेरे एक इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये बिल्डिंग इन्फिनिटी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, फिर है कि नहीं। उसी तरह मेरे इस यहाँ पे एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में मेरा ये हाथ इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि ये चार्ज कहीं ना कहीं फोर्स लगाना बंद कर देता होगा, और उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे ऐसा करता होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये इन्फिनिटी है, यहाँ पे ये चार्ज है, हमने इन्फिनिटी भी आज मान लिया कि वहाँ पे इन्फिनिटी है, और हमने एक नन्हे मुन्हे चार्ज को, एक भोले भाले चार्ज को उसके बाहर रख रखा है। ये एक बड़ा सा खड़ूस चार्ज है जो किसी पे भी फोर्स लगाने के लिए रेडी है। वो अगर लाइक चार्ज देखता है तो रिपेल करना शुरू कर देता है, अनलाइक चार्ज देखता है अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसका एक रीजन था, इसका एक दायरा था, उसके अंदर ये ऐसा कर पाता है। हमने उस दायरे के बाहर ये रखा, इस चार्ज को रखा। लेकिन इस चार्ज का मान लीजिए घर यहाँ पे है, ठीक है, और नानी घर यहाँ पे है। इसकी जिद है कि मुझे घर भी जाना है, नानी घर भी जाना है। मैंने कहा ठीक है, चलो चलते हैं, देखें। तो हमने क्या किया, हमने जिम्मेवारी ली कि हम इसे यहाँ तक या यहाँ तक लाएंगे या यहीं तक लाएंगे। अभी घर तक पहले घर तक आ जाए, नानी घर तो और करीब है उस खड़ूस चार्ज के, है ना, तो घर तक पहले लाएं। तो हम क्या किए, ध्यान से समझिएगा, हम क्या करें कि हम इसको ले करके चले। जैसे ही यहाँ पे थे, हम इस फील्ड के बाहर थे, इस चार्ज ने नहीं देखा था, इस चार्ज ने कुछ नहीं किया था, हम आराम से इसे लेकर के इधर घुमा सकते थे, उसके चलते मुझे कोई दिक्कत आने वाली नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैं इस फील्ड में इसे लेकर के घुसूंगा, वो चार्ज को पता चल जाएगा कि एक पॉजिटिव चार्ज की एंट्री हो गई है मेरे रीजन में। तो वो क्या करने लगेगा, वो बोलेगा इसको रिपेल करो, इसको रिपेल करो। लेकिन मैंने भी जिद ठान लिया, हमने भी पूरा डिसाइड कर लिया कि हाँ
इसको घर पहुंचाना है। और आप जानते हैं चार्जेस के बीच जो फोर्स लगते हैं वो छोटे मोटे फोर्सेस नहीं होते हैं, वो बहुत बड़े फोर्सेस होते हैं। तो हमने जो डिसाइड कर रखा है वो चार्ज इसको रिपेल करने लगेगा, पर हम जोर लगा लगा के धीरे 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 करके बहुत धकेल के, है ना, इसे यहाँ तक ले करके चले आएंगे। मान लीजिए इस पॉइंट P तक, ठीक है, इस पॉइंट P तक हम मान लीजिए इसे लेकर के चले आएंगे। ऐसा लाने में, इतना ज़्यादा दूर तक धकेल करके लाने में हम थके होंगे, हमने कुछ वर्क डन करा होगा, और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हमने जो एनर्जी लगाई, हमने जो वर्क करा, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जाहिर सी बात है वो एनर्जी गई कहाँ, वो इसमें स्टोर हो गई। तो उसे कहा जाता है, उस एनर्जी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल का मतलब जो मेरे अंदर कैद है, जो मेरा सामर्थ्य है, जितना मैं क्षमता रखता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ईंटे को अभी रख दूँ ज़मीन पे, ईंटा कुछ क्षमता नहीं रखता है, किसी को नुकसान पहुंचाना हो, किसी का माथा फोड़ना हो, ईंटा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसे छत पे ले आऊँ, अब उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल मतलब कि उसके अंदर अब इतना सामर्थ्य है कि वो किसी चीज़ पे गिर सकता है और उसे नुकसान पहुंचा सकता है या कुछ काम भी आ सकता है, वो एनर्जी है। वो तो आप जैसे यूज़ कर लें, लेकिन वो उसमें अब सामर्थ्य आ गया। जब वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था उसमें कोई सामर्थ्य नहीं था। हम उसे जितना ऊंचा लाएंगे उसमें जो माथा फोड़ने की कैपेबिलिटी है वो उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जाहिर सी बात है कि उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कह देंगे। पर वो ग्रेविटेशन के चलते था तो उसे कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के चलते हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चलते हो रहा है, तो इसे कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? किसी भी चार्ज को, सोचिए हमने क्या किया, हम ये चार्ज को इन्फिनिटी से उठाए और एक पॉइंट तक लाए। मेरा जो नुकसान हुआ, मेरा जो एनर्जी लगा, मैं जो थका, वो इसमें स्टोर हो गया और कहला गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो कहा जाता है, डेफिनेशन सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज, कोई भी चार्ज हो, वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। वर्क डन इन मूविंग या ब्रिंगिंग कह दीजिए, वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाने में हम जो वर्क करते हैं, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाने में हम जो वर्क करते हैं वो उस चार्ज में स्टोर हो जाता है और कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाने में हम जो वर्क करते हैं वो उस चार्ज में स्टोर हो जाता है और कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब सोचिए कि मैं इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाया, मैंने कुछ वर्क किया, मान लीजिए 100 जूल, मान लीजिए कि वर्क कितना है 100 जूल, मान लीजिए कि वो वर्क है 100 जूल, ठीक है, वो वर्क मान लीजिए मैं लेता हूँ 100 जूल। लेकिन सोचिए इसे घर लाया तो 100 जूल, नानी घर ले जाता तो क्या होता, और ज़्यादा वर्क होता, और ज़्यादा मैं थकता, क्योंकि अब चार्ज के और नज़दीक ले जा रहा हूँ, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे ले आता अगर इस क्यू चार्ज को, तो मान लीजिए मेरा वर्क हो जाता 200 जूल। अब सोचिए आप ही कि हायर और लोअर के कंसेप्ट से देखें, ये पूरे ब्रह्मांड का कंसेप्ट है कि हमेशा हायर से लोअर फ्लो होती है चीज़, हमेशा हायर टू लोअर फ्लो होता है, कभी लोअर टू हायर फ्लो नहीं करता, हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें हायर क्या हुआ, इसमें हायर हुआ ये और इसमें लोअर हुआ ये। तो सोचिए ये चार्ज अगर हम यहाँ रख के छोड़ दें, ये अपने आप हायर एनर्जी है और ये अपने आप लोअर एनर्जी है। तो ये क्या करेगा, इसकी मजबूरी हो जाएगी कि यहाँ इसे ज़्यादा गर्मी लग रहा है, हमने आग जला रखा है और गर्मी का दिन है और ये इसे यहाँ ज़्यादा गर्मी लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा मौसम है, तो ये खुद ही चाहेगा कि नानी घर में ना रहें, घर ही रहें तो अच्छा है। तो जाहिर सी बात है ये यहाँ आ जाएगा, तो ये अपने आप हायर टू लोअर फ्लो करेगा और इस तरह से, देखिए यहाँ एक फ्लो वर्ड आ गया, इस तरह से इसका फ्लो बनेगा। तो जब कभी हमें फ्लो करवाना होगा, जब हमें चार्जेस को यहाँ से वहाँ मूव कराना होगा,
तो हमें ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा कि हम एक जगह हायर कर देंगे और एक जगह लोअर कर देंगे, एक जगह हायर एनर्जी कर देंगे और एक जगह लोअर एनर्जी कर देंगे, और इस तरह से चीज़ें अपने आप फ्लो करने लगेंगी और हम बोल देंगे कि अब बन गया इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अब फ्लो आ गया, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और चार्जेस के फ्लो में फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ये बन जाएगा। तो चार्जेस फ्लो क्यों करते हैं? चार्जेस फ्लो इसलिए करते हैं कि हम एक रीजन को हायर कर देते हैं, हायर एनर्जी कर देते हैं, हम एक रीजन को लोअर एनर्जी कर देते हैं, और चार्जेस मजबूर हो जाते हैं क्योंकि ब्रह्मांड के नियमों से बंधे हैं। ब्रह्मांड का नियम है कि हर चीज़ हायर टू लोअर फ्लो करेगा, तो हायर से लोअर वो फ्लो करने लगता है और वो अपने आप बना देता है इलेक्ट्रिसिटी। तो हम ऐसा कैसे करेंगे? ये करना होगा तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। हम ऐसा कैसे करेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, बैटरी का यूज़ कर लेंगे, और भी तरीके हैं, है कि नहीं, जो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो बैटरी सबसे सिंपल डिवाइस जो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं वो है बैटरी सेल, जो आराम से एक जगह को हायर पोटेंशियल कर देता है, एक जगह को लोअर पोटेंशियल कर देता है। देखते होंगे बैटरी पे प्लस और माइनस लिखा होता है, हालांकि वो पोटेंशियल की बातें हैं जो थोड़ी देर में आएंगी। तो आप ये समझें कि किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में हम जो वर्क करते हैं वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज from infinity to any point is called electric potential energy at that point. Work done in bringing any charge from infinity to any point is called electric potential energy at that point. और क्यों? आप देखिए कि लाइक चार्जेस रिपेल क्यों करते हैं। सोचिए, मैं आपको बताता हूं कि लाइक चार्जेस रिपेल क्यों करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट क्यों करते हैं। हमें ये लगता है कि ये दोनों अलग बातें हैं, पर ये दोनों सेम बातें हैं। जो बेसिक नियम है, जो फंडामेंटल लॉ है, वो ये है कि हमेशा हायर टू लोअर फ्लो होगा, और इसी के चलते चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपने प्लस चार्ज लाया, यहाँ एनर्जी हो गया 100 जूल, 200 जूल। सोचिए अगर आप माइनस चार्ज लाते तो यहीं का एनर्जी क्या हो जाता? -100 जूल, -200 जूल। अब बोलिए कौन हायर है? अब ये हायर हो जाता। अब घर में ज़्यादा गर्मी होती और नानी घर थोड़ा ठंडा होता, है कि नहीं? तो ये चार्ज खुद ब खुद इधर फ्लो कर जाता। तो हमें लगता है कि दो बातें याद करनी है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पर नहीं, एक नियम है जो आपको ध्यान में रखना है, और ये नियम है, ये होता ही है, जो कि हायर टू लोअर फ्लो में बनता है। और हायर टू लोअर वाला फ्लो से अगर देखें तो लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे हायर और लोअर रीजन के चलते, और यहाँ भी वही हो रहा है कि हायर टू लोअर फ्लो बनेगा। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट कि किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में हम जो वर्क करते हैं वो उस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाता है, और वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये साइंटिस्ट लोगों के ज़्यादा काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे कैलकुलेशन करने में हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। कैसे आएंगी? सोचिए कि एक घर में दो लोग हैं, दो भाई हैं, दोनों सेम क्लास में मान लीजिए, और दोनों एक बार बाजार से पेन खरीद के ले गए। एक ने 100 रुपया में 2 पेन खरीदा, 2 पेन, 100 रुपया में 2 पेन बस वो लेके गया। और एक जो दूसरा भाई है वो 200 रुपया में 20 पेन खरीद के गया। एक 100 रुपया में 2 पेन खरीद के लेके गया, और एक जो बच्चा है वो 200 रुपया में 20 पेन खरीद के लेके गया, सेम पेन मान लीजिए। पापा इसे डांट रहे हैं कि तुम कितना महंगा पेन लाए हो, तुम 200 रुपया का पेन ले लिए, देखो तुम्हारा भाई कितना अच्छा है, सिर्फ 100 रुपया का पेन लाया, तुम 200 रुपया का पेन लेके चले आए, 200 रुपया का एक बार में पेन खरीद लिया, उसने देखो सिर्फ 100 रुपया पेन में लगाए। तो पापा अगर इसे डांट रहे हैं तो क्या वो सही कर रहे हैं? नहीं, इसने सस्ता खरीदा है, उसने महंगा खरीदा है, उसे एक पेन 50 रुपये का पड़ा और इसे एक पेन सिर्फ 10 रुपये का पड़ा। इसने 5 गुना सस्ता खरीदा है। पर ये बात पापा को इसलिए नहीं पता चली कि उन्होंने टोटल प्राइस देखा, उन्होंने इंडिविजुअल प्राइस नहीं देखा। तो जब चीज़ों का ज़्यादा और कम देखना होता है हमें, तो हम एनी चार्ज की बात नहीं कर सकते हैं, हम किसी भी चार्ज की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी चार्ज की बात करेंगे तो हमें कभी भी ये नहीं पता चलेगा कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये चार्ज
यहाँ पे 200 लगा सकता है। मैं इस चार्ज को बढ़ा दूँ 2000 लगाने लग जाएगा, मैं इस चार्ज को घटा दूँ 50 लगाने लग जाएगा। तो इससे तो कभी पता ही नहीं चलेगा। मैं कभी 200 ले आऊँ तो ये अलग लगाने लगेगा, मैं कभी दूसरा चार्ज ले आऊँ तो ये अलग लगाने लगेगा। तो इससे हमें कभी क्लियर नहीं होगा कि ये ज़्यादा एनर्जी का पॉइंट है कि कम एनर्जी का पॉइंट है। क्यों? मैं चार्जेस को बदलता रहूँगा और ये एनर्जी बदलता रहेगा। तो इससे कभी ये क्लियर नहीं हो पाएगा, इस जानकारी से ये कभी क्लियर नहीं हो पाएगा कि ये ज़्यादा एनर्जी वाला पॉइंट है कि कम एनर्जी वाला पॉइंट है। एनर्जी इसका कैसा है, क्योंकि आप चार्ज ही बड़ा ले आए। मान लीजिए बहुत वीक चार्ज है, पर आप यहाँ पे 10,000 कूलम का एक चार्ज ले आए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाएगा, लेकिन वो चार्ज ही वीक है, ये बात तो आपको पता नहीं चल पाई ना। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए ये किया गया, जो गलती यहाँ पापा ने की उस गलती को सुधार दिया गया। बोला ये गया, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में हम जो वर्क करते हैं वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में हम जो वर्क करते हैं वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पर एक कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में हम जो वर्क करते हैं वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में इतना ही फर्क है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चार्ज का बात करता है, लेकिन जो पोटेंशियल है वो बस एक कूलम्ब का बात करता है। और साइंस में आ जाएं, साइंटिफिकली सोचें तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा यूजफुल टर्म पोटेंशियल है, क्योंकि ये एक की बात करता है और ये हमें तुरंत बता देगा कि कौन ज़्यादा एनर्जेटिक रीजन है, कौन कम एनर्जेटिक रीजन है, किसमें ज़्यादा एनर्जी है, किसमें कम एनर्जी है। ये सारी बातें हमें पोटेंशियल से आसानी से पता चल जाएंगी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से वही सब बातें कैलकुलेट हमें करनी होंगी जो कि हमें पोटेंशियल निकाल के ही करना होगा। तो किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से, बार बार मैं बोलूँगा, आपके अंदर बस जाना चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसलिए जितनी बार सुना जाए कम है, कि किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में हम जो वर्क करते हैं वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और एक कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में हम जो वर्क करते हैं वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसे हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, W से। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसे हम V से डिनोट करते हैं। वो W है, वर्क डन है। वर्क डन का यूनिट हमेशा जूल होगा, जैसा कि आप जानते होंगे, है ना। वर्क डन का यूनिट हमेशा जूल है। और जो पोटेंशियल है उसका यूनिट वोल्ट है, वो हम देखेंगे अभी तुरंत, कोई ज़्यादा दिक्कत की चीज़ नहीं है। तो ये है। अब सोचिए कि मान लीजिए मैं 5 कूलम्ब चार्ज को लेके चला, मैंने वहाँ से 5 कूलम्ब चार्ज उठाया, वही घर नानी घर पहुँचाने वाला लफड़ा था, मैंने सोचा चलो इसे रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं 5 कूलम्ब लेके चला और मैंने उसे घर पहुँचा दिया। 100 जूल का खर्चा आया, मेरा तो 100 जूल चला गया। 5 कूलम्ब चार्ज को लाने में अगर मुझे यहाँ पे 100 जूल का खर्चा हो रहा, किसी भी फॉर्मूले को हमें याद नहीं रखना है, हमें फॉर्मूले को इतना समझ लेना है कि वो हम जब मन तब, अगर एग्जाम में भी भूल जाएं तो तुरंत डिराइव कर सकें, ना कि हमें याद रखना है कि नहीं। याद रखने का कोई झंझट नहीं पालना है, एकदम आज़ाद रहना है। तो देखिए 5 कूलम्ब का चार्ज अगर हम यहाँ तक लाए, 100 जूल खर्चा हुआ, हमसे पूछा गया पोटेंशियल कितना होगा, तो हमने सोचा कि पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल तो होता है 1 कूलम्ब का। अच्छा, 5 कूलम्ब को लाए तो 100 जूल, तो 1 कूलम्ब को लाते तो 20, है कि नहीं। तो देखिए 1 कूलम्ब का जो है वो हो गया 20। कैसे आया? 100/5 करके। ठीक है, 20 कैसे आया? 100/5 करके। तो ये 20 है क्या? ये 20 है वहाँ का पोटेंशियल। तो ये हो गया V, पोटेंशियल को लिखते हैं V से। ये 100 क्या था? ये था वर्क डन W, और ये 5 क्या था? चार्ज Q। आ गया हमारा फॉर्मूला V = W/Q। सिंपल सी फॉर्मूला, किताबों में ऐसे ही लिख देते हैं, हमें याद रखना पड़ता है और झूठ सब कुछ दिमाग में हेक्टिक बनाना पड़ता है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला, कभी भी हम भूल गए कि हाँ भाई 10 कूलम्ब लाए, 200 जूल का खर्चा हुआ, तो पोटेंशियल कितना हुआ? 20। 10 लाए, 200 खर्चा हुआ, 200/10 20, तो 20 कैसे आया? V = W/Q। तो आप सोचिए, इसका अगर मैं यूनिट की बात करूं, पहले यूनिट की बात कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर बोर्ड्स में पूछ देते हैं व्हाट इज़ 1 वोल्ट, व्हाट इज़ 1 जूल, तो नहीं, कूलम्ब भी नहीं, अभी उतना आप पूछा जाएगा।
तो V इजिकल टू देखिए W/Q, V का यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है, W का जूल, ठीक है, और चार्ज का कूलम। मैं इसे 1 जानबूझ के लिख रहा हूं क्योंकि मैं यहां भी 1 लिखने वाला हूं। तो आपसे पूछा जाएगा ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल वोल्ट, ठीक है, काम हमारा हो गया। पूछा जाएगा डिफाइन 1 वोल्ट, तो आप ये ध्यान रखें, हम इसे बार बार नहीं पढ़ेंगे, आप एक बार ध्यान रखें कि जब भी आपसे 1 पूछा जाए, जब भी आपसे किसी भी चीज का 1 पूछा जाए, तो आप उसका फॉर्मूला लिखें और हर चीज को 1 कर दें। जैसे आपसे 1 वोल्ट पूछा गया तो 1 जूल और 1 कूलम कर दें। 1 कूलम को लाने में अगर 1 जूल का खर्चा हो तो उसके बीच जो उसमें जो पोटेंशियल होगा उस पॉइंट का वो 1 वोल्ट होगा। ये अभी पोटेंशियल की बात मैं कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहा। पोटेंशियल डिफरेंस की बातें करेंगे, क्या है पोटेंशियल का अगर हमने कर लिया तो पोटेंशियल डिफरेंस, आप वर्ड ही सोचिए, पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल का डिफरेंस माइनस कर देंगे, वो तुरंत फॉर्मूला आ जाएगा उसका भी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर अभी हम पोटेंशियल को समझ रहे हैं, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल के चलते फ्लो नहीं बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस के चलते फ्लो बनेगा, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। 1 वोल्ट इजिकल टू 1 जूल पर 1 कूलम। तो आपसे कोई पूछेगा डिफाइन 1 वोल्ट, तो एक जूल वर्क करना पड़ता हो अगर 1 कूलम को लाने में, तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो होगा 1 वोल्ट। आपको इतनी सी बातें ध्यान में रखनी है। तो आपसे कोई पूछेगा कि मैं 2 कूलम चार्ज को लाया, ठीक है, चलिए थोड़ा माइक्रो वर्ड ये सब यूज करते हैं। 2 माइक्रो कूलम चार्ज को लाया और मुझे 30 जूल का खर्चा हुआ, 30 जूल मेरा खर्च हो गया एनर्जी। तो बताइए कि कितना पोटेंशियल है उस पॉइंट का। तो बोलते हैं ठीक है देखते हैं। तो हम जानते हैं V इजिकल टू W/Q। W कितना है 30, Q कितना है 2 माइक्रो। माइक्रो का मतलब मैंने बताया था 10 का पावर -6। माइक्रो कभी भी आप देखें 10 का पावर -6 अपने मन से जोड़ दें। ये जो म्यू लिखते हैं हम लोग, ये 10 का पावर -6 के लिए लिखते हैं। बार बार 10 का पावर -6 ना लिखना पड़े इसलिए म्यू लिख देते हैं। तो 2 × 10 का पावर -6 ये कट जाएगा, बचेगा 15 × 10 का पावर 6 वोल्ट। इतना होगा। ये लगभग 150 लाख वोल्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा वोल्टेज है। हमने कुछ ज़्यादा ही बड़ा कारनामा कर दिया है। तो 15 × 10 का पावर 6 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। बोले ठीक है, ये हो गया। तो ये हमने पोटेंशियल की बातें करी। अब सोचिए यहाँ पे अगर मैं P मान लूँ, यहाँ पे मैं अगर Q मान लूँ और बोलूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, तो मैं VP को क्या लिख सकता हूँ? आप ही सोचिए, VP को क्या लिख सकता हूँ? मैं VP को लिख सकता हूँ WP/Q। आप क्या स्मॉल q कैपिटल Q कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं VP को लिख सकता हूँ WP/Q। VP क्या है? पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P। और WP क्या है? इन्फिनिटी से P तक लाने का वर्क डन। वो W वहां का वर्क डन नहीं है। पोटेंशियल किसी पॉइंट का होता है, वर्क डन लाने का होता है हमेशा। पूरा आपको लाना है इन्फिनिटी से वहां तक, ठीक है। तो WP है इन्फिनिटी से P तक का लाने का वर्क डन, और चार्ज Q जिसे हम ला रहे हैं, उस नन्हे मुन्ने बालक को, उस नन्हे मुन्ने चार्ज को जो हम ला रहे हैं वही Q है, ठीक है। मैं अगर VQ लिखूं तो अब छोटा दिमाग हम लोग अगर लगाएं और बताएं तो क्या होगा? हो जाएगा WQ/Q। लेकिन हमसे पोटेंशियल पूछा किसने था? हम तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला निकालने निकले थे। तो चलिए ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या करें? तो VQ थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं VQ - VP कर रहा हूं। तो आप ही सोचिए VQ - VP क्या होगा? VQ - VP क्या होगा? हम वापस से आ गए सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्शन करें तो हो जाएगा WQ - WP/Q। और ये जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का। हमें याद रखना पड़ता है, हमें इसे बहुत रटना पड़ता है, पर हम अभी कभी अगर इसे भूल भी जाएं तो कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है, क्योंकि हम ये डिराइव कर सकते हैं। हम ये जब मन तब सोच सकते हैं डिराइव क्या करना है। ऐसा कोई डेरिवेशन तो मैंने किया नहीं, सिंपल सोच सकते हैं बस डेफिनेशन वाइज, और उससे माइनस करके हम ये ला सकते हैं और बहुत आसान से हमारा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारी बातें हैं जो हमें पोटेंशियल एनर्जी और दुनिया भर की चीज़ों पे हमें करनी है। हमने देखा कि फ्लो आखिर बनता कैसे है। तो फ्लो बनता है पोटेंशियल डिफरेंस के चलते, पोटेंशियल के चलते, ठीक है। तो हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला देखा,
और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखा। ये सब हमारे टूल्स हैं, तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं V इज इक्वल टू W/Q, एक तो पहला, और दूसरा अस्त्र शस्त्र है VA माइनस VB। पिछली बार PQ लिखा, इस बार AB लिखा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं वहाँ XY PR कुछ भी कर सकता हूँ। तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा, WA माइनस WB/Q। तो ये दोनों फॉर्मूला हमें काम आने वाले हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ें, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मान लीजिए, तो कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में कि मान लीजिए एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, या एक चार्ज था 2 कूलम्ब का, उससे हम एक पॉइंट तक लाए, 30 वोल्ट हुआ, ठीक है, 30 वोल्ट वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस था। तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो सोचिए 2 कूलम्ब का एक चार्ज रखा हुआ था इन्फिनिटी पे, हम उसे एक पॉइंट तक लाए, इस पॉइंट का पोटेंशियल 30 वोल्ट है, तो लाने में कितना वर्क डन होगा, तो लाने में कितना वर्क डन होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि पहले समझेंगे। ऐसे तो ये सवाल बहुत आसान है, आप फॉर्मूला में रखेंगे एक बार आंसर आ जाएगा, पर हमारा काम केवल आंसर लाना नहीं है। इन छोटे छोटे सवालों से जो हम समझेंगे वही हम बड़े बड़े सवालों में यूज़ करेंगे। तो इन छोटे छोटे सवालों में आंसर ला करके आप अपने आप को ऐसा ना समझ लें कि मैंने सारा चीज़ कर लिया, मैं जान गया, नहीं। इन छोटे छोटे सवालों का इस्तेमाल बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें करना है। इन छोटे छोटे सवालों से हमें समझना है और बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करना है। सवाल देने का कोई मतलब नहीं बनता है 10 क्लास में, क्योंकि ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन फिर भी हम इस सवाल को करेंगे ताकि ये समझ में आ जाए कि हमने पढ़ा क्या और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किया क्या। क्योंकि यही सवाल 2 हो जाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें आप फंस जाएंगे। ये सवाल 3 हो जाएंगे, 3 सवाल एक साथ मिला देंगे, सवाल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप फंस जाएंगे। तो आपने अगर इस क्वेश्चन पे ध्यान दिया रहता तो ऐसे 2, 3, 50 जितने ले आओ, हम फंसने वाले नहीं हैं। तो छोटे छोटे सवालों का इस्तेमाल हम लोग सीढ़ी के रूप में करेंगे अपनी ऊंचाइयों को छूने के लिए। तो चलिए देखिए, 30 वोल्ट है, 2 कूलम्ब है। ये 2 कूलम्ब तो वो नन्हा मुन्ना बालक है जिसे लाना है यहाँ तक, लेकिन यहाँ का जो पोटेंशियल है वो 30 वोल्ट है। पहली बात, क्या मतलब है इस 30 वोल्ट पोटेंशियल का। इस 30 वोल्ट पोटेंशियल का मतलब ये है कि अगर आप 1 कूलम्ब लाते, मैं कहता हूँ कि मैं ये फॉर्मूला भी यूज़ नहीं करूँगा, मैं समझदारी यूज़ करूँगा कि अगर आप 1 कूलम्ब लाते, अगर आपने 1 कूलम्ब जैसे नन्हे मुन्ने चार्ज को मूव किया रहता तो यहाँ तक लाने में आपका 30 जूल खर्चा हो गया रहता। पर आप 1 को थोड़ी ला रहे हैं, आप तो 2 कूलम्ब को ला रहे हैं, तो 30 × 2 60 कूलम्ब, 60 जूल, सिंपल है कि नहीं, बड़ी आराम से आंसर हो जाएगा। लेकिन जो लोग फॉर्मूला ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे आंसर आ जाएगा, तो चलिए फॉर्मूला में रख देते हैं। तो V इज इक्वल टू W/Q, बिना फॉर्मूला के कहीं आंसर आता है कि नहीं। तो चलिए फॉर्मूला में रख देते हैं। V हो गया 30 वोल्ट इंटू, आराम से, W हो गया, और Q चार्ज कितना हो गया, 2 कूलम्ब, तो 30 वोल्ट इंटू 2 कूलम्ब हो गया 60 जूल इज इक्वल टू W। ये आ गया 60 जूल। ये हम समझदारी से कभी पहले ही ले आए थे। तो इन सब चीज़ों में, इन सब सवालों से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम कहीं लिख देते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, इसका मतलब 1 कूलम्ब को अगर हम लाते उस पॉइंट तक तो हमें 2 जूल काम करना पड़ता। 2 वोल्ट है तो 2 जूल करना पड़ता, क्योंकि आप वोल्ट और एनर्जी का, वोल्टेज और एनर्जी का अलग अलग है यूनिट, तो आप वो यूनिट में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि यहाँ पे एक पॉइंट है 20 वोल्ट का, वो पॉइंट का पोटेंशियल है 20 वोल्ट, और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका पोटेंशियल है 60 वोल्ट। यहाँ पे एक पॉइंट है, ये दूसरा सवाल समझिए हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका पोटेंशियल है 20 वोल्ट, और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका पोटेंशियल है 60 वोल्ट। एक 3 कूलम्ब के चार्ज को हमें यहाँ से यहाँ ले जाना है। इस बार हमें इन्फिनिटी से नहीं लाना है, इन्फिनिटी से अगर हम यहाँ तक लाएं तो अलग बात है, हमको यहाँ से इस 3 कूलम्ब के चार्ज को यहाँ तक ले जाना है। तो पूछा गया कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, पूछा गया कि कितना वर्क करना पड़ेगा। फिर से छोटा नन्हा मुन्ना सवाल, हालांकि ये 10th का काफ़ी अच्छा सवाल माना जाएगा, लेकिन फिर भी
एक नन्हा मुन्ना सवाल है क्योंकि हमने बेसिक से समझ रखा है। तो 3 कूलम्ब का जो ये चार्ज है इसे हमें यहाँ से यहाँ मूव करना है। पहली बात, इस 20 वोल्ट का मतलब सोचे कि अच्छा इस 20 वोल्ट का मतलब क्या है। इस 20 वोल्ट का मतलब ये है कि इन्फिनिटी से अगर हम 1 कूलम्ब चार्ज को लाए रहते, इन्फिनिटी से अगर हम 1 कूलम्ब चार्ज को लाए रहते तो 20 जूल खर्चा हो जाता। और इस 60 वोल्ट का क्या मतलब है, उसी तरह कि इन्फिनिटी से अगर हम 1 कूलम्ब को लाए रहते तो 60 जूल खर्चा हो गया रहता। पर हमें तो इन्फिनिटी से लाना ही नहीं है, हमें तो यहाँ से यहाँ ले जाना है। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, 40 वोल्ट। और 40 वोल्ट डिफरेंस का मतलब है कि 1 कूलम्ब को अगर यहाँ से यहाँ ले जाते तो 40 जूल का खर्चा होता, पर हमें 3 ले जाना है, 40 × 3 120। पर ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे बन जाता है क्वेश्चन। तो जाहिर सी बात है हम फिर फॉर्मूला में रखेंगे कि नहीं भाई ऐसे नहीं बनता है, फॉर्मूला से हमेशा बनता है। तो लिखेंगे VA माइनस VB, तो 60 - 20 कितना हो गया 40 इज इक्वल टू WA माइनस WB। ये हमें निकालना है कि कितना मूव करने में कितना एनर्जी खर्च हुआ, या कितना वर्क हुआ, और बाई चार्ज 3, तो ये 40 × 3 कितना हो जाएगा फिर से 120 जूल। और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि यही पूछा गया था, वर्क डन इन मूविंग। यहाँ से यहाँ तक मूव किए ना, लाए थोड़ी आप मूव किए, ठीक है। तो मूविंग में जितना चार्ज लगा। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें फ्लो की ओर ले जा रही हैं। और हम लोग इस पर एक चर्चा और करेंगे और फिर हम अपने चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, उसमें एंटर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बात अगले दिन।